कैसे हैं आप सभी। हम लोग पिछले क्लास में फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे और अभी भी हमारा वही टॉपिक चल रहा है। इसमें हम फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ लिए हैं और स्पोरोजेनेसिस चैप्टर शुरू हुआ है। स्पोरोजेनेसिस को हम लोग दो भागों में बांटे थे, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस का अध्ययन हम लोग ख़त्म कर दिए हैं, पढ़ चुके हैं और आज का जो आपका टॉपिक होगा मेगा स्पोरोजेनेसिस। बच्चों, मेगा स्पोरोजेनेसिस ओव्यूल तथा एम्ब्रियो सैक के निर्माण को कहते हैं, अर्थात बीजांड तथा भ्रूण कोश के निर्माण की क्रिया को गुरु बीजांड जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। बच्चों, मेगा स्पोरोजेनेसिस को पढ़ने के लिए हमें निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। नंबर फर्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ गायनोसियम, स्त्री केसर की संरचना। नंबर टू, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, बीजांड की संरचना। नंबर तीन, फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर, अर्थात गुरु बीजाणु की संरचना या उसका निर्माण। और नंबर चार, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट। इन चार पॉइंट को ध्यान में रखते हुए बच्चों हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन का अध्ययन करेंगे। बच्चों, तो हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट हेडिंग पे, स्ट्रक्चर ऑफ गायनोसियम। तो बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ गायनोसियम में स्त्री केसर की संरचना में आप देख रहे हैं कि गायनोसियम में मुख्यतः तीन पार्ट होते हैं। नंबर वन स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल और तीसरा ओवरी। बच्चों, स्टिग्मा गायनोसियम का सबसे प्रथम भाग होता है, जो सबसे ऊपरी भाग होता है और इस भाग पे परागण के समय आते हैं और जर्मिनेट होकर के पोलन ट्यूब का निर्माण करते हैं। स्टाइल यह स्त्री केसर का गायनोसियम का दूसरा भाग होता है। स्टाइल लंबवत ट्यूब नुमा संरचना होती है। अलग अलग पौधों में स्टाइल की संरचना भिन्न भिन्न होती है। परागकण की पोलन ट्यूब इसी स्टाइल को बेधते हुए फाड़ते हुए गायनोसियम के अंदर प्रवेश करती है। और नंबर तीन ओवरी, यह स्त्री केसर का मुख्य भाग होता है, जिसके द्वारा भविष्य में फल का निर्माण होता है। ओवरी के अंदर बहुत सारे बीजांड पाए जाते हैं। अलग अलग पौधों में बीजांड या ओव्यूल की संख्या अलग अलग होती है, लेकिन गेहूं तथा धान में एक ही ओव्यूल पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जैसे पपीता हो गया या अन्य कोई भी फल हो गए, उनमें कई ओव्यूल पाए जाते हैं। इन ओव्यूल के द्वारा या बीजांड के द्वारा भविष्य में बीजों का निर्माण होता है। बच्चों, ओवरी जिस संरचना के ऊपर लगी होती है या जिस पर आधारित होती है, उस संरचना को थैलमस कहते हैं। कुछ पौधों में ये थैलमस फलों का निर्माण करता है, जिसे हम अवास्तविक फल कहते हैं। जैसे सेब का जो ये थैलमस होता है, वो वृद्धि करके फल का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार से बच्चों गायनोसियम की मेन संरचना होती है। अब हम लोग आगे अगले स्टेप पे ओव्यूल की संरचना देखेंगे। ओव्यूल
जो ओवरी के अंदर उपस्थित होता है। और मेगा स्पोरोजेनेसिस गुरु बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया होगी, अब पूरी प्रक्रिया ओव्यूल के अंदर ही होगी, यानी कि हम लोग ओव्यूल के अंदर ही रहते हुए, यानी कि ओव्यूल को ही ध्यान में रखते हुए मेगा स्पोरोजेनेसिस की संपूर्ण प्रक्रिया को पढ़ेंगे। इसलिए ज़रूरी ये हो जाता है कि ओव्यूल की संरचना, जो एक टिपिकल ओव्यूल की संरचना होती है, उसकी जानकारी हम लोगों को होना चाहिए। तो अगली हेडिंग पे आपको ले चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल में आप देख रहे हैं, ओव्यूल के मध्य में एक गोल संरचना पाई जाती है जिसे हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। यही एम्ब्रियो फीमेल गैमेटोफाइट अवस्था को प्रदर्शित करता है। बच्चों, एम्ब्रियो सैक के बाहर की ओर 2 लेयर पाई जाती हैं, जिसमें बाहर की ओर आउटर इंटीगुमेंट और अंदर की ओर इनर इंटीगुमेंट। बच्चों, आउटर इंटीगुमेंट तथा इनर इंटीगुमेंट के द्वारा बीज का छिलका अर्थात बीज कोट का निर्माण होता है। और एम्ब्रियो सैक के नीचे की ओर बीजांड में एक छिद्र पाया जाता है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। इस माइक्रोपाइल से होते हुए फर्टिलाइजेशन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश करती है और एग सेल से मेल गैमीट फ्यूज होकर के निषेचन क्रिया को पूरा करता है। अगर एक जनरल वे पे देखा जाए तो किसी भी बीज को आप लें और बहुत गहराई से देखें तो उस बीज में एक छोटा सा छिद्र दिखाई देता है जो माइक्रोपाइल होता है, और बीज का जब अंकुरण होता है तो इसी माइक्रोपाइल के द्वारा होता है। बच्चों, माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट इस एरिया पे आप देख रहे हैं, ये पूरा जो बीजांड होता है पैरेन्काइमा ऊतक से मिलकर के बना होता है, और इन्हीं पैरेन्काइमा ऊतक के समूह को न्यूसेलस कहते हैं। न्यूसेलस के द्वारा ही एम्ब्रियो सैक का विकास होता है, जिसे हम लोग आगे चलकर देखेंगे। और न्यूसेलस के ऊपरी भाग में, यानी कि माइक्रोपाइल के जस्ट ऊपर जो संरचना पाई जाती है उसे चलाजा कहते हैं। चलाजा से एक डंठल नुमा संरचना निकलती है और ये डंठल नुमा संरचना फ्यूनिकिल कहलाती है। फ्यूनिकिल के द्वारा बीजांड ओवरी के दीवार से, वॉल ऑफ ओवरी से जुड़ा होता है। बीजांड के जिस स्थान से फ्यूनिकिल का निर्माण होता है उसे हाइलम कहते हैं। बच्चों, अगर हम एम्ब्रियो सैक की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 केंद्रक दिखाई देते हैं, 8 न्यूक्लियाई दिखाई देते हैं। ऊपर की ओर 3, यानी कि चलाजा भाग की ओर 3 एंटीपोडल सेल कहलाती हैं, जो भविष्य में नष्ट हो जाती हैं। इनका विशेष कोई कार्य नहीं होता। मध्य में पोलर सेल पाई जाती है, जिसे सेंट्रल सेल के भी नाम से जाना जाता है। ये पोलर न्यूक्लियाई डिप्लॉइड होते हैं और मेल गैमीट के साथ फ्यूज होकर के ट्रिप्लॉइड इंडोस्पर्म का विकास करते हैं। इंडोस्पर्म के द्वारा एम्ब्रियो को पोषण किया जाता है। इसके बाद मध्य में एक बड़ी सेल आप देख रहे हैं, ये एक सेल होती है, हैप्लॉइड होती है, यानी कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है और उनके दोनों साइड में एक एक यानी 2 सिनर्जिड सेल पाई जाती हैं जो फर्टिलाइजेशन क्रिया में मदद करती हैं।
तो इस प्रकार से बच्चों बीजांड की संरचना होती है और बीजांड की संरचना हमेशा बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी जाती है। यहाँ पे 2-3 प्रकार के सवाल बनते हैं। जैसे पूछा जाता है कि बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन करिए, या दूसरा सवाल बीजांड का केवल नामांकित चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से बीजांड का परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होता है। हर दूसरे साल या प्रत्येक साल ये 100% बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे आप नीट वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं तो इससे वहाँ भी ढेर सारे सवाल बनते हैं। तो ओके बच्चों, अब हम आपको ले चलेंगे तीसरी हेडिंग पे, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर। बच्चों नंबर 3 फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर, गुरु बीजाणु का निर्माण। बच्चों जैसे कि मैं अभी आपको बीजांड की संरचना में एक स्ट्रक्चर बताया था, न्यूसेलस। सपोज करें कि हम न्यूसेलस का कुछ भाग यहाँ पे आपके लिए ले आए हैं, कट किए हैं। न्यूसेलस में पाई जाने वाली कोई भी कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है, उसका केंद्रक क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है, और साइटोप्लाज्म गाढ़ा हो जाता है। और इस प्रकार से इस विशेषीकृत कोशिका को प्राइमरी आर्कियोस्पोरेंजियल सेल कहते हैं। प्राइमरी आर्कियोस्पोरेंजियल सेल कहते हैं। ये प्राइमरी आर्कियोस्पोरेंजियल सेल शीघ्रता से 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। ऊपर की कोशिका प्राइमरी पैराइटल सेल और नीचे की कोशिका प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल कहलाती है। बच्चों प्राइमरी पैराइटल सेल के द्वारा बीजांड का एंटुगुमेंट बनता है और प्राइमरी स्पोरेंजियल सेल के द्वारा मेगा स्पोर या गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। ये स्पोरेंजियल सेल अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा विभाजित होकर के 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये चारों कोशिकाएं एक लीनियर, एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित होती हैं, जिन्हें सामूहिक रूप में लीनियर मेगास्पोर कहा जाता है। लीनियर मेगास्पोर में उपस्थित 3 कोशिकाएं आगे चल कर के डीजेनरेट हो जाती हैं या नष्ट हो जाती हैं। उनमें से केवल एक मेगास्पोर बचा होता है, शेष रहता है, जिसे फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं। यह इस फंक्शनल मेगास्पोर में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है और इसी मेगास्पोर के द्वारा आगे चल कर के एम्ब्रियो सैक का विकास होता है, जिसे हम लोग अगली हेडिंग में पढ़ेंगे। बच्चों अगली हेडिंग है आपकी डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट अथवा एम्ब्रियो सैक का विकास या निर्माण। बच्चों पीछे आप देख चुके हैं कि जो मेगास्पोर का निर्माण हुआ था वो संख्या में 4 थे, जिनमें से ऊपर के 3 डीजेनरेट हो गए। एक मेगास्पोर शेष था। उस मेगास्पोर में उपस्थित केंद्रक शीघ्रता से 2 केंद्रकों में विभाजित हो जाता है, अर्थात 2 डॉटर न्यूक्लियाई का निर्माण होता है। इसके बाद मेगास्पोर या एम्ब्रियो सैक के अंदर उपस्थित ये दोनों केंद्रक फिर से
विभाजित होते हैं और ऊपर की ओर 2 तथा नीचे की ओर 2 न्यूक्लियाई का निर्माण करते हैं, यानी कि ये 4 न्यूक्लियाई बन के तैयार होते हैं। इसके बाद इन दोनों न्यूक्लियाई में पुनः डिवीज़न होता है, जिसके फलस्वरूप एम्ब्रियो सैक के अंदर कुल 8 न्यूक्लियाई बनकर तैयार हो जाते हैं, जिसमें से 4 ऊपर की ओर तथा 4 नीचे की ओर व्यवस्थित होते हैं। इनमें से 3 ऊपर वाले 3 एंटीपोडल सेल का निर्माण करते हैं और एक ऊपर से खिसक कर मध्य में आ जाता है, जो पोलर सेल का भाग होता है। इसी प्रकार से ये चारों नीचे वाले न्यूक्लियाई में से एक सेल का निर्माण करता है, 2 सिनर्जिड सेल का निर्माण करते हैं और एक मध्य की ओर शिफ्ट हो जाता है और ये दोनों आपस में मिलकर के पोलर सेल का फॉर्मेशन करते हैं। ये पोलर सेल वास्तव में डिप्लॉयड होता है, यानी कि दोनों केंद्रक आपस में मिलकर के गुणसूत्रों की संख्या पूरी कर देते हैं, यानी कि 2n, यानी कि ये डिप्लॉयड होता है। इसी के द्वारा भविष्य में एंडोस्पर्म का विकास होगा। और ये सिनर्जिड सेल सहायक सेल होती हैं जो निषेचन क्रिया में मदद करती हैं। और तीसरा एक्स सेल में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, n होती है, जिसे आप हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी कहते हैं। यही सिनर्जिड सेल और एक्स सेल दोनों आपस में सामूहिक रूप में एग ऑपरेटस का निर्माण करती हैं और इस प्रकार से कहा जा सकता है कि एक्स सेल ही फीमेल गैमीट है या मेगा स्पोर है, जो निषेचन के बाद आगे चल कर के भ्रूण का विकास करता है। तो बच्चों, हम लोग कंक्लूजन के रूप में, निष्कर्ष के रूप में ये कह सकते हैं कि मेगा स्पोरोजेनेसिस की क्रिया को विभिन्न स्टेप के अंतर्गत पढ़े हैं। इस प्रकार से स्पोरोजेनेसिस की क्रिया में पहली जो प्रक्रिया थी माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन, और दूसरी मेगा स्पोरोजेनेसिस यानी कि गुरु बीजाणु जनन कंप्लीट हुआ। और ये कंप्लीट होने के बाद हमारे पास अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बन करके तैयार हैं। मेल गैमेट अर्थात पोलन ग्रेन का फीमेल गैमेट तक या फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचने की जो क्रिया होती है उसे परागण कहते हैं। परागण को अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।